हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हम लोग इस चैनल पे एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ में आपको आपके क्लास 12th के विषयों के ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। और इस वीडियो से हम लोग आपके क्लास 12th की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 मौर्य काल से गुप्त काल तक के आर्थिक एवं राजनीतिक इतिहास का ऑडियो लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो इस ऑडियो लेक्चर को सुनने के बाद आपको यह जो चैप्टर है बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। तो यह जो शुरू होता है मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का सफ़र, यह सफ़र तब शुरू होता है जब हड़प्पा सभ्यता ख़त्म होती है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता काल जब ख़त्म होता है उसके बाद जो काल आता है वह है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का। यह काल वैदिक काल बोला गया और यह काल दो भाग में बंट गया है। पहला ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का था और इसी समय ऋग्वेद की रचना हुई जिसके कारण इस काल को ऋग्वैदिक काल बोला जाने लगा। दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का था और इस उत्तर वैदिक काल में ही 3 अन्य वेद जो कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। यानी हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में ही हमारे चारों वेदों की रचना हुई जिसमें कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद थे। इस काल में जो सभ्यता चली उस सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं और यह जो सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जबकि उसके विपरीत जो वैदिक सभ्यता थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। जब उत्तर वैदिक काल चल रहा था उस वक्त समाज में जो राजा थे वो निरंकुश होते चले गए और समाज में महिलाओं की स्थिति भी खराब होती चली गई और इस वक्त ही चतुर्वर्ण व्यवस्था भी स्थापित हो गई। 600 ईसा पूर्व में भारत में बौद्ध और जैन धर्मों का आंदोलन शुरू हो गया और इसी वक्त 16 महाजनपद भी अस्तित्व में आ गए। इन महाजनपदों में जो मगध था काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था और यहीं पर 300 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य भी स्थापित हुआ और उसी वक्त से मौर्य साम्राज्य से लेकर के गुप्त काल तक के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। सबसे बात ये आती है यहाँ पे कि हमें आखिर ये जानकारियाँ मिलती कैसे हैं। तो हमें जानकारी या तो हमें साहित्यिक स्रोत से मिलेंगी या फिर पुरातात्विक स्रोत से मिलेंगी। अब साहित्यिक स्रोत में आते हैं तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, मैगस्थनीज की इंडिका थी, वहाँ से हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। और वहीं महाकवि जो कालिदास के रघुवंश एवं शूद्रक के मृच्छकटिकम से हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण अगर हमें मौर्य वंश की जानकारी देता है तो वहीं वायु पुराण से हमें गुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के अलग अलग रचनाएं थी, इतिहास थे जिससे कि हमें मौर्य काल और गुप्त काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि जो इतिहास का लेखन शुरू होता है उसमें अभिलेख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख हम उन्हें कहते हैं कि जो कि पत्थरों के ऊपर, धातु या मिट्टी के बर्तनों के ऊपर खुदे गए होते हैं, खुदाई करके उस वक्त के बारे में लिखे गए होते हैं, उसे ही हम लोग अभिलेख कहते हैं। एक बार फिर से कि अभिलेख उन्हें कहा जाता है जो कि पाषाण, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे होते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। तो हमने अभिलेख की बात करी तो अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र बोला जाता है और जो इसके साइंटिस्ट होते हैं, जो इसके विद्वान होते हैं, उन्हें एपिग्राफिक बोला जाता है। तो सबसे पहले 1886 ईस्वी में भारत के पुरातत्व विभाग की अभिलेख अध्ययन शाखा की स्थापना हो गई। 1886 ईस्वी में भारत के पुरातत्व विभाग की अभिलेख अध्ययन शाखा की स्थापना हुई और सबसे पहले जो एपिग्राफिस्ट थे वो जर्मन विद्वान हल्टजैक थे। अक्टूबर 1887 ईस्वी में प्रख्यात पत्रिका एपिग्राफिका इंडिका का सबसे पहला संस्करण ये लेके आते हैं और इस तरीके से अभिलेखों के बारे में जानकारी हमें मिलने शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले जो ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि जो शिलालेखों के ऊपर लिखे गए थे या सिक्कों के ऊपर जो लिखे गए थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल के एक अधिकारी जेम्स प्रिसेम्प ने सबसे पहले इस लिपि को पढ़ा और उसके बाद से लिपियों के पढ़ने की शुरुआत शुरू हो गई।
अभिलेख के बारे में ये बात भी कही जाती है कि अभिलेख ही इतिहास के द्वार खोलते हैं, क्योंकि इतिहास तभी लिख पाते हैं लोग जब उनको उस वक्त के कुछ जानकारियाँ कहीं ना कहीं से मिल पाती है। तो अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हैं, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जहाँ से कि उन इतिहास की एक्यूरेसी का पता चलता है कि वो इतिहास कितना सही था। तो 1822 ईस्वी में गिरनार के सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख की खोज की गई और इस पर अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त के अभिलेख मिले। और यह किस शैली में थे? तो काव्य शैली में थे। ये जो अभिलेख लिखे गए थे रुद्रदामन के बारे में जो लिखा गया था, स्कंदगुप्त के बारे में या फिर अशोक के बारे में, जो कि गिरनार का शिलालेख था, यह काव्य शैली में था। फिर इसके बाद में वीडन महोदय ने 1915 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के रायचूर जिले में मास्की नामक ग्राम से अशोक का मास्की शिलालेख खोजा और इसमें ही उसने देखा कि अशोक का नाम अंकित मिला, जो कि गुर्जरा के अभिलेख में था। प्रयाग प्रशस्ति में अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर के लेख मिलते हैं। और इस तरीके से आगे बढ़ते क्रम में 1896 ईस्वी में फाहिरे ने नेपाल की तराई में अशोक के रुमिनदेई स्तंभ लेख की खोज की और यह सबसे छोटा लेख है। द्वितीय सदी के मरहूत लेख में बुद्ध और आज़ाद शत्रु की भेंट का पता चलता है। तो इस तरीके से बहुत सारे अभिलेख मिले। नागनिका के नाना घाट अभिलेख में भूमिदान का सबसे पहली बार उल्लेख मिला और द्वितीय शती ईस्वी पूर्व में रामगढ़ अभिलेखों में मंदिरों में देवदासी रखने का भी पहली प्रमाण मिला। भानुगुप्त का एरण अभिलेख जो कि 510 ईस्वी में आया, भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भी यहीं से मिला। यह धन्य विष्णु ने लिखवाया था। इसमें लिखा गया कि भानुगुप्त के सेनापति मित्र गोपराज की मृत्यु उपरांत उनकी पत्नी सती हो गई थी। तोरमाड़ के एरण शिलालेख से विष्णु के 12 अवतार का वर्णन मिलता है। इस तरीके से बहुत सारे अभिलेख लिखवाए गए। इन अभिलेखों से ही हमें पता चलता है कि उस वक्त की सिंचाई व्यवस्था कैसे थी, कृषि व्यवस्थाएं कैसी थी, किस तरह के व्यापार वहाँ पे हुआ करते थे। ये अभिलेख ही वहाँ के साक्ष्य बने। नेक्स्ट बात करते हैं जनपद की। तो जनपद एक ऐसा भूखंड होता है जहाँ पे ये लोग जाकर बस जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं जनपद। जनपद की बात आती है महाजनपद की। तो एक काल जब समाप्त हुआ, उस वक्त जो हड़प्पा सभ्यता थी, कांस्य या युगीन सभ्यता बोली जाती थी, यानी कांसा का प्रयोग वहाँ पे होता था। उसके बाद लोहे धातु का भी प्रयोग होने लगा और धीरे धीरे लोहे की उपयोग कृषि यंत्र बनाने में इत्यादि अन्य हथियारों को बनाने में किया जाने लगा। जैसे जैसे लोहे का युग बढ़ा, उसके बाद जो जनपद थे क्षेत्र, उनका विकास होने लगा और वो जनपद महाजनपद में परिवर्तित हो गए। तो कुल 16 महाजनपद अस्तित्व में आए और इन 16 महाजनपद का नाम कुछ इस तरीके से था। पहला काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, ये 16 महाजनपद थे। वन मोर टाइम रिपीट करेंगे। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और साथ में कंबोज। तो ये सारे के सारे हमारे महाजनपद थे, जिसमें कि मगध महाजनपद काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। इन महाजनपदों में 3 प्रकार की शासन प्रणालियाँ थीं। पहला राजतंत्रात्मक, दूसरा गणतंत्रात्मक और तीसरा कुलीन तंत्र। अब यहाँ बात आती है कि कहाँ कहाँ पे राजतंत्रात्मक था। तो इन 16 महाजनपद में कहीं कहीं राजतंत्र चलता था, कहीं गणतंत्र चलता था और कहीं कुलीन तंत्र चलता था। राजतंत्र में क्या होता था कि इनमें राज्य का प्रमुख राजा होता था और इनमें से जो महाजनपद आते थे उसमें अंग था, मगध था, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज प्रमुख थे। इसका गणतंत्र शासन में क्या होता था कि यहाँ पे जो
गांव हुआ करते थे, गांव के सरदार को राजा कहा जाता था और राज्य के जितने भी कार्य हुआ करते थे, सामूहिक कार्य के ऊपर जो विचार लेना होता था वो एक परिषद में होता था जिसमें कि सभी लोग भाग लेते थे। इसके बाद में तीसरा जो था कुलीन तंत्र। इसमें क्या हो, इस प्रकार के शासन में जो शासन का संचालन होता था संपूर्ण तरीके से प्रजा द्वारा न होकर के किसी कुल विशेष के व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। इस प्रकार की शासन व्यवस्था कुलीन तंत्र कहलाती थी। उदाहरण के लिए अगर बात करा जाए तो वैशाली के लिच्छवी का अर्थ है कि यहाँ का शासन लिच्छवी कुल के व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। ऐसे ही कपिलवस्तु के शाक्य, मिथिला के विदेह एवं पिपलिवन के मौर्य आदि कुलीन तंत्रात्मक शासन थे। तो इस तरीके का शासन व्यवस्था इन महाजनपदों में चलता था। अब गणतंत्रात्मक शासन का महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो गणतंत्रात्मक शासन का महत्व क्या होता है। मगध शासक जो कि अजातशत्रु थे वह वज्जी संघ पर विजय प्राप्त करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपने मंत्री वर्षाकार को गौतम बुद्ध के पास में भेजकर सलाह लेने की बात कही। बुद्ध ने कहा कि वज्जी इकट्ठे उठते बैठते जुटते उद्यम करते हैं और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करते हैं और वे लोग सभा द्वारा स्वीकृत किए गए बिना कोई भी कानून या आज्ञा जारी नहीं करते, वे बने नियमों को भंग भी नहीं करते। इस तरीके से कहा जा सकता है कि वो सभी लोग इकट्ठे एक साथ उठते बैठते थे, जो भी नियम बनाते थे सभी लोग नियमों को मिलकर बनाते थे और वो सभी लोग उन नियमों को माना भी करते थे। इसलिए उन्हें आप आसान तरीके से पराजित नहीं कर पाइएगा। अगर वज्जी को जीतना चाहते हैं तो आपको फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनानी होगी और तभी यह बात इतिहास में सबसे पहली बार अंकित हुई कि फूट डालो और राज्य करो। यहीं पर इसकी बात प्राचीनतम प्रमाण मिलती है और इसी के बाद से कि गणतंत्र की ताकत काफ़ी बहुत बड़ी है, यानी गणतंत्र में लोग एक दूसरे को अलग अलग नहीं कर सकते हैं और तभी से यह कहावत प्रारंभ भी हुई कि संगठन में शक्ति है। और जैसे जैसे संगठन खत्म होता चला गया महाजनपदों का पतन होने लग गया और इनमें से केवल 4 ही राज्य जो कि महाजनपद थे वो शेष बचे रह गए, जिसमें कि अवंती, कौशल, वत्स और मगध बचे। क्यों? क्योंकि इनमें संगठन थी और संगठन होने के पश्चात ही ये लोग हमेशा के लिए बने रह गए। तो यहाँ पे एक बात हमें सीखने की आवश्यकता है कि गणतंत्र शासन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, यानी कि सभी लोग मिल करके किसी नियम को बनाते हैं, सभी लोग संगठन में रहते हैं, सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सभी लोग जो भी नियम बनाए जाते हैं उनको फॉलो भी किया करते हैं। इस वजह से उन राज्य को तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है और वहाँ पे सिर्फ फूट डाल करके ही शासन किया जा सकता है। तो गौतम बुद्ध की बातों से सुन करके जो वर्षाकार थे उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले वज्जी संघ में फूट डाली और उसके बाद अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त करी। इसके बाद में हमारा शुरू होता है मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य की स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार ने करी। हर्यक वंश के बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना करी और यह बुद्ध का समकालीन था। 15 वर्ष की उम्र में वह गद्दी पर बैठा और उसने 80,000 गांवों का एक शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया। 80,000 गांवों को मिला करके बिंबिसार ने हर्यक वंश का मगध साम्राज्य की स्थापना करी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी सबसे पहले गिरिव्रज में और उसके बाद राजगृह में बनाई। इसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कौशल राज की पुत्री कौशल देवी, लिच्छवी शासक चेतक की पुत्री चेलना और मद्र देश की राजकुमारी खेमा के साथ में विवाह किया। इस बिंबिसार के राज्य के प्रख्यात वैद्य जीवक थे और महागोविंद प्रसिद्ध वास्तुकार थे। यह अपने पुत्र अजातशत्रु के द्वारा मारा गया और इस प्रकार बिंबिसार का अंत हुआ। तो हमने यहाँ पे जाना कि बिंबिसार हर्यक वंश का था। उसने 15 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा, 80,000 गांवों का एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। यह बुद्ध का समकालीन था और उसने सबसे पहले मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिव्रज में बनाई। बाद में उसने उसे राजधानी को राजगृह में बदल दिया और उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए 3 अलग अलग राज्यों के राजकुमारियों से शादी की। पहला कौशल देवी, दूसरा चेलना और तीसरा खेमा। इनकी 3 पत्नियां थीं और इसके प्रख्यात वैद्य का नाम जीवक था।
प्रसिद्ध वास्तुकार का नाम महागोविंद, और यह अपने पुत्र अजातशत्रु के द्वारा मारा गया और इस प्रकार बिंबिसार का अंत हुआ। अगले वीडियो में हम लोग मगध साम्राज्य के अगले राजकुमार के बारे में जानेंगे।